बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिव शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है उन छात्र छात्राओं के लिए जो कि प्राचीन इतिहास विषय वस्तु लिए हुए हैं और बीए पार्ट 3 अर्थात बीए थर्ड ईयर में या बीए तृतीय वर्ष बोलें तो, या फिर बीए लास्ट ईयर या फाइनल ईयर में है। उन छात्र छात्राओं के लिए यह लेक्चर बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। इसी एक वीडियो के अंतर्गत आप बहुत सारे प्रश्न के उत्तर को जानेंगे। चाहे आपकी परीक्षा ऑब्जेक्टिव हो रही हो, चाहे आपकी परीक्षा लिखित हो रही हो, अगर आपने प्राचीन इतिहास लिया है और आपके पेपर का क्या नाम है, पेपर का नाम भी यहाँ पर बड़े ध्यान सुनिएगा। अगर आपके पेपर का नाम है दक्षिण भारत का राजनीतिक इतिहास, तो दक्षिण भारत का राजनीतिक इतिहास 600 ईस्वी से लेकर के 1320 ईस्वी तक के समय काल के बारे में आपको पढ़ना है बीए थर्ड ईयर की पेपर 1 के अंतर्गत। तो बीए थर्ड ईयर प्राचीन इतिहास पेपर 1 अर्थात प्रथम प्रश्न पत्र का मॉडल पेपर यहाँ पर डिस्कस किया जाएगा आज के वीडियो के अंतर्गत। आप सभी लोग अपने आप को जो है व्यवस्थित क्रम में कर करके आसानी से वीडियो को देखने का प्रयास करें। जिस प्रकार से आप लोगों ने देखा होगा कि पॉलिटिकल साइंस के पेपर 1, पेपर 2 एंड पेपर 3 तीनों के मॉडल पेपर आपको दे दिए गए हैं और उन तीनों को आप जरूर देख लीजिएगा। और इसी प्रकार से मैं प्राचीन इतिहास का भी आपको तीनों पेपर दे दूंगा, तो आप लोग परेशान ना हो। अब इसमें हम चर्चा करेंगे क्या, पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया। पेपर का क्या नाम है, पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया, 600 एडी से लेकर के 1320 एडी तक के समय काल के बारे में। ओके, कि दक्षिण भारत का क्या इतिहास रहा है और कैसा इतिहास, पॉलिटिकल हिस्ट्री अर्थात राजनीतिक इतिहास। ठीक है, चलिए प्रारंभ करते हैं कक्षा को बिना समय गंवाए हुए। फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। तो प्राचीन इतिहास का बड़ी डिमांड थी इसकी, और भी सब्जेक्ट की आपकी इकोनॉमिक्स का पेपर 1 ऑलरेडी हमने दे दिया है, पेपर 2 इकोनॉमिक्स का जल्दी आपके समक्ष में दे दूंगा। इसी प्रकार से अलग अलग सब्जेक्ट के मैं आपको मॉडल पेपर एक एक मॉडल पेपर सभी का दे दूंगा, और समय अगर लास्ट में बचा तो मैं एक आध मॉडल पेपर और आपको बना दूंगा। ओके, तो हल मॉडल पेपर होगा ये, और यही प्रश्न परीक्षा में आएंगे। जल्दी से इन प्रश्नों को एक बार देख लीजिएगा। मतलब ये वीडियो अगर आपने पूरा का पूरा देखा, निश्चित तौर पर आपको कहीं से कोई डाउट्स नहीं रहेगा, तमाम सारे प्रश्न यहीं से आएंगे। रिवीजन क्लास के तौर पर आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। ओके, यहाँ पर देखिएगा आप सभी लोग, बीए तृतीय वर्ष प्राचीन इतिहास, जिसको एंसेंट हिस्ट्री कहा जाता है अंग्रेजी में, तृतीय प्रश्न पत्र बोल रहा हूँ, प्रथम प्रश्न पत्र की मैं बात कर रहा हूँ। तृतीय यहाँ पर गलत लिख गया थोड़ा सा। प्रथम प्रश्न पत्र है, उसका नाम क्या है, दक्षिण भारत का राजनैतिक इतिहास अर्थात पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया। ओके, तो यहाँ पर देखेंगे मॉडल पेपर है 2022 का। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन इसमें डिस्कस किए जाएंगे। सभी प्रश्न आपको जो है खंड आ से करने होंगे। आपको वहाँ पर पेपर में मिलेगा कि जो है सभी खंडों के उत्तर निर्देशानुसार दीजिए, और आपको यहाँ पर बताते हुए मुझे अच्छा लगेगा ये कि यह मॉडल पेपर जो मैं आपको दे रहा हूँ, इसमें आपको ये नहीं देखना है कि प्रश्न कैसे आएंगे, किस तरीके से। अगर अति लघु उत्तरीय आएगा तो 50 शब्दों में लिखने के लिए बोलेगा, लघु उत्तरीय 200 शब्दों में लिखने के लिए बोलेगा, और दीर्घ उत्तरीय आपको 500 शब्दों में लिखने के लिए बोलेगा। ये बात आप ध्यान रखेंगे। अब आपको बता दूं यहाँ पर ये कि जैसे कि मान लेते हैं कैसे कैसे प्रश्न कितने पूछे जाएंगे, तो ये अलग अलग यूनिवर्सिटी जो होती हैं अलग अलग तरीके से मॉडल पेपर तय करती हैं कि कैसा किसका आएगा, लेकिन प्रश्न जो होंगे यही आएंगे, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अगर आपके पेपर का नाम दक्षिण भारत का राजनीतिक इतिहास है, 600 ईस्वी से लेकर के कितने ईस्वी तक का भाई, 600 ईस्वी से लेकर के जो है 1320 ईस्वी तक का दक्षिण भारत का राजनीतिक इतिहास। ओके, तो चलिए भाई हम देखते हैं। सबसे पहले हमारा मेन मकसद इसमें है कि इसमें हम 10 अति लघु उत्तरीय प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। कितने, 10 अति लघु उत्तरीय प्रश्नों पर, 10 लघु उत्तरीय प्रश्नों पर चर्चा करेंगे, और यहाँ पर 5 हमने दीर्घ उत्तरीय रखे, जिनमें से आपको 2 केवल करने होंगे। इनमें 10 में से केवल 5 आपको करने होंगे, और इस 10 में से 10 के 10 आपको करने होंगे। तो 10, 5, 15 प्रश्न तो आज के वैसे 15 क्या 10 के 10 मैं डिस्कस कर लूँगा, और दीर्घ उत्तरीय का डिस्कस अगर समय बचा तो मैं इसको भी कर लूँगा। बाकी अगर नहीं कर पाया तो इसको आप लोग अपने सीरीज वगैरह में पढ़ लीजिएगा, क्योंकि बड़े प्रश्न होते हैं, उनको ऐसे बताने में उतना जो है आपको समझ में हो सकता है कंफर्ट फील ना हो, तो इसीलिए मैं देखूंगा अगर समय बचा तो अवश्य। ओके, चलिए एक एक प्रश्न को मैं आसानी से समझने का प्रयास करता हूं। पहला प्रश्न आपके समक्ष है कि संगम साहित्य किसे कहते हैं। प्रश्न क्या है, संगम साहित्य किसे कहते हैं, अर्थात संगम साहित्य से हमारा क्या तात्पर्य है, संगम साहित्य क्या है। तो बात की जाए संगम साहित्य की, तो आपसे एग्जाम्स में अगर पूछे तो क्या लिखेंगे आप लिखिएगा कि तमिल साहित्य का, क्या, जो तमिल साहित्य है तमिलनाडु के आसपास का, तो उसी को तमिल साहित्य कहा जाता है। उसमें जो साहित्य रचा गया तमिल भाषा में, उसी को तमिल साहित्य। तो जो तमिल साहित्य का प्राचीनतम साहित्य है उसी को हम संगम साहित्य के नाम से जानते हैं। किसके नाम से, संगम साहित्य क्या है, संगम साहित्य जो है तमिल साहित्य का प्राचीनतम साहित्य है। ओके, समझ गए बातें। संगम का मतलब क्या होता है, आगे आप ऐसे लिखेंगे नोट करके कि संगम का तात्पर्य यहाँ पर क्या है, संघ या परिषद से लिया जाता है। ओके, आगे आप लिख सकते हो कि संगम तमिल कवियों, ज्योतिषियों तथा विद्वानों की
परिषदें थी और इनका गठन पाठे शासकों के संरक्षण में किया गया था और इसका विकास 3 चरणों में हुआ है। संगम साहित्य का प्रथम संगम का कोई ग्रंथ उपलब्ध नहीं मिलता है। और बात की जाए द्वितीय संगम की, तो द्वितीय संगम जो है एकमात्र ग्रंथ वहाँ का मिला है। उस ग्रंथ का नाम भी जो है मुझे याद आ रहा है, शायद उस ग्रंथ का नाम है आपका, कौन सा नाम है भाई, तोलकाप्पियम। तोलकाप्पियम, जी हाँ बिल्कुल, तोलकाप्पियम जो है द्वितीय संगम साहित्य का एकमात्र ग्रंथ हमारे सामने आता है, तो हमने आपको बता दिया। और तृतीय संगम साहित्य की बात की जाए तो उससे संबंधित कई रचनाएं हमारे सामने प्राप्त होती हैं। तो संगम साहित्य मुख्य रूप से बात की है 3 जो है चरण इसके हैं, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। ओके, प्रथम संगम साहित्य, द्वितीय संगम साहित्य और तृतीय संगम साहित्य। इसमें एक रचना किससे मिलती है, द्वितीय संगम साहित्य से, बाकी प्रथम रचना मिलती ही नहीं है। ओके, यहाँ से मिलती है, उसका क्या नाम है, उसका नाम है तोलकाप्पियम, और जो थर्ड है इसमें कई रचनाएं मिलती हैं। ओके, तो ये बात ध्यान रखें कि संगम साहित्य तमिल साहित्य का ही प्राचीनतम साहित्य है। ओके, क्लियर होगी बातें। तो ये है आपका संगम साहित्य। अगर आपसे पूछ ले कि कन्नड़ साहित्य किसे कहते हैं, कन्नड़ साहित्य भी इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में आ सकता है। तो कन्नड़ साहित्य की बात की जाए तो दक्षिण भारत में इतिहास का अगर अध्ययन आप करते हैं तो उसमें कन्नड़ साहित्य का विशेष स्थान होता है। ठीक, अगर बात की जाए कन्नड़ साहित्य की तो कन्नड़ों का क्रीड़ा स्थल जो है कहाँ पर रहा है, कर्नाटक रहा है, जो कि मध्य दक्कन का जो पठार है उसी में स्थित है। और कन्नड़ साहित्य का प्रारंभ जो है उन अभिलेखों से हमको प्राप्त हुआ है जो वीर पुरुषों के वीरोचित कार्यों की प्रशंसा में 5वीं शताब्दी ईस्वी के मध्यकाल में लिखे गए थे। और इस भाषा का प्रथम ग्रंथ हमको जो मिला है उसका नाम है कविराज मार्ग। क्या, कविराज मार्ग जो है ये कन्नड़ भाषा का, कन्नड़ साहित्य का प्रथम जो है ग्रंथ हमको प्राप्त हुआ है, जिसकी रचना की बात की जाए तो या तो राष्ट्रकूट शासकों ने की होगी। राष्ट्रकूट शासक में नाम आता है नृपतुंग का, तो नृपतुंग ने करी ही इस जो है मतलब कि कविराज मार्ग की रचना। अगर जो है बात की जाए तो अगर राष्ट्रकूटों की बात की जाए तो उसमें नृपतुंग महोदय के माना जाता है, लेकिन जो है कुछ विद्वान जो है सहमत नहीं है। और बात की जाए कुछ सहमति जो है दिए हैं और कुछ लोगों ने सहमति नहीं प्रदान करी है। तो ये यहाँ पर एक क्लियर होगी, कन्नड़ साहित्य भी आप ऐसे लिख सकते हो। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। दूसरा प्रश्न क्या है कि चालुक्य वंश का प्रथम शासक कौन था। प्रश्न क्या है, बड़ा ही अच्छा प्रश्न है, चालुक्य वंश का प्रथम शासक कौन था। बात की जाए चालुक्यों की तो चालुक्य वंश का परिचय पहले आप सुन लीजिए बड़े आसानी से। अगर आपसे चाहे ऑब्जेक्टिव में पूछा जाए, लिखित में पूछा जाए किसी प्रकार से, तो चालुक्यों की बात की जाए तो वातापी के जो चालुक्य हैं उनके अभिलेखों में प्रायः बात की जाए तो कई प्रकार के शब्द मिलते हैं चालुक्यों के लिए, जैसे कि चालुक्य, चालुक्य और चलुक्य, ये तमाम सारे शब्द मिलते हैं। और बात की जाए दक्षिणी गुजरात के, तो दक्षिणी गुजरात के जो चालुक्य हैं उन शासक के, मतलब कि उन शासक में बात की जाए तो विजयादित्य मंगल रसराज के मानोर अभिलेख में उसे चालुक्य कहा गया है। और पुलकेशिन द्वितीय के जो है लोहनेर अभिलेख में चालुक्य कहा गया है। और विक्रमादित्य प्रथम के कारनूल अभिलेख में बात की जाए तो चालुक्य जो है चालुक्यों के लिए शब्द प्रयोग किया गया है। और कुछ अभिलेखों में बात की जाए तो चालुक्यों को क्या कहा गया भाई, तो चालुक्यों को कुछ अभिलेखों में बात की जाए तो चिरिक्य के नाम से जो है पुकारा गया है। तो ये चालुक्यों के बारे में कुछ उसके नाम के बारे में बातें थी जो हमने आपको बताई। बात की जाए चालुक्यों की उत्पत्ति की तो विक्रमादित्य षष्ठ के जो है हंदरी के वो है क्या बोलते हैं अभिलेख, तो हंदरी के अभिलेख में जो विक्रमादित्य षष्ठ ने लिखवाया था उसमें चालुक्य हरीति ऋषि के चुल्लू से जो है उस समय उत्पन्न हुआ था जब वह देवताओं को आहुतियाँ दे रहे थे। 1025 से 26 ईस्वी के कल्याण अभिलेख के अनुसार अगर बात की जाए तो चालुक्य जो रहे हैं ब्रह्मा का पुत्र जो मनु थे, उन्हीं मनु का पुत्र जो है मानव्य था। और हरित तथा हरित मानव्य के क्रमशः पुत्र जैसे कि और तमाम सारे पौत्र थे। और हरित के पुत्र चालुक्य से चालुक्य जनजाति उत्पन्न हुई। और बिल्हड़ के बात की तो ये चालुक्य के बारे में 2 बातें हमने आपको बता दी। ठीक है, तीसरी बात क्या है, बिल्हड़ के विक्रमांक देवचरित से ज्ञात होता है, उनकी रचना है विक्रमांक देवचरित, तो बिल्हड़ की रचना है। तो इनके अनुसार हमको क्या मिलता है कि दुष्टों के दमन के लिए इंद्र ने ब्रह्मा से एक पराक्रमी योद्धा को उत्पन्न करने की जो है प्रार्थना करी। और जब ब्रह्मा ने जो है इंद्र की जो है आराधना को सुना तो उन्होंने क्या किया, अपने जो है चूलुक से, किससे, अपने चूलुक से एक पुरुष को जन्म दिया जिसके वंशज जो है क्या कहलाए, चालुक्य कहलाए। ठीक, तो चूलुक से उत्पन्न होने के कारण से ब्रह्मा के इनको चालुक्य कहा गया। ये जो है कुछ विद्वान मानते हैं, कुछ विद्वान मानते हैं कि जो है ब्रह्मा के पुत्र मनु हुए, मनु के पुत्र मानव्य हुए और हरित तथा
हरित मानव के जो है एक प्रकार मानव के कौन है भाई, ये वंशज हैं जो हरित हैं। तो इसी प्रकार से जो है चालुक्यों की उत्पत्ति यहाँ से मानी कुछ विद्वानों ने मानी किससे, चालुक्य जो है हरित ऋषि थे एक, और हरित ऋषि के चुल्लू से उस समय उत्पन्न किया गया था जब देवताओं को आहुति दे रहे थे, उसी समय की बात है। तो ये तमाम सारी चीज़ें हैं जो कि हमने आपको बता दी। निश्चित तौर पर आपके थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, तो इसको 2 से 3 बार अगर वीडियो को देखेंगे तो सारी बातें आपकी क्लियर हो जाएंगी। ओके, तो चालुक्य के बारे में ये बातें हो गई। अब प्रश्न रहा आपका कि प्रथम शासक कौन था चालुक्य वंश का। तो चालुक्य वंश का प्रथम शासक कौन था, तो जय सिंह वातापी जो थे वही कौन थे, चालुक्य वंश के प्रथम ऐतिहासिक शासक माने जाते हैं। ठीक, कौन से शासक हैं, प्रथम ऐतिहासिक शासक कौन है भाई, तो ये चालुक्य वंश के जय सिंह वातापी ही हैं। और सर्वप्रथम उल्लेख जो है इनका मिलता है कैरा अभिलेख में। कहाँ पर मिलता है, कैरा अभिलेख में मिलता है। और जो है इसकी तुलना की जाती है कुबेर और इंद्र से की गई। किसकी, जो है जय सिंह वातापी की जो तुलना की गई है वो कुबेर जो धन के देवता हैं और इंद्र जो राजा हैं देवताओं के, उनसे की गई है। और बात की जाए चालुक्य अभिलेखों में, तो चालुक्य अभिलेखों में उसे कोई राजकीय जो है बिरुद नहीं दिया गया है। और फ्लीट के अनुसार एक इतिहासकार है, उन्होंने जयसिंह बनवासी के कदम्बों का सामंत रहा होगा ऐसा बताया है। एक इतिहासकार ने इसे कदम्ब शासकों का सैन्य अथवा प्रशासकीय पदाधिकारी भी माना है। तो अलग अलग विद्वान चालुक्य वंश के बारे में जो प्रथम शासक है उनके बारे में अलग अलग तरीके से बताते हैं, लेकिन मुख्य रूप से बात की जाए तो जय सिंह वातापी हैं, सभी लोगों का एक मत है, लेकिन उसको अलग अलग तरीके से लोगों ने डिफाइन किया है। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं अगला प्रश्न आपके समक्ष। तीसरा नंबर प्रश्न क्या है, तीसरा नंबर प्रश्न क्या है, कदम्ब कौन थे। कदम्ब कौन थे भाई, कदम्ब कौन थे, अगर आपसे प्रश्न पूछा गया कदम्ब कौन थे तो भाई समझते हैं भाई कदम्ब कौन था। कदम्ब की बात की है तो कदम्ब जो है ये एक वंश बोल सकते हैं कदम्ब को। तो आंध्र सातवाहनों के पतन के पश्चात क्या हुआ कि 4वीं शताब्दी के आसपास है, उसके मध्य के लगभग में क्या हुआ कि कुंतल में जो है कदम्ब राजवंश का उदय होता है। और इनकी राजधानी की बात की जाए कदम्बों की तो वनवासी इनकी राजधानी थी। और वनवासी का दूसरा नाम क्या था, बैजयंती जो है था। तो कदम्बों की राजधानी क्या थी भाई, बैजयंती थी। और इस राजवंश की बात की जाए कदम्बों की तो प्रारंभिक अभिलेखों में कदम्बों को कुंतल का मूल निवासी तथा कदम्ब वृक्ष से संबंधित बतलाया गया था। और कदम्ब वृक्ष ललिता देवी से संबंधित था, जिसे कदम्ब वनवासिनी कहा जाता था ललिता देवी को। तो इस प्रकार से कदम्बों के बारे में हमने बताई। अब अगर पूछा जाए कदम्बों की उत्पत्ति कैसे हुई है, तो कदम्बों की उत्पत्ति की बात की जाए तो 1077 ईस्वी के एक जैन अभिलेख की बात की जाए तो उसमें उसके अनुसार अगर बात की जाए तो मयूर वर्मन जैन तीर्थंकर आनंद जिन जो है वितीन्द्र की बहन का पुत्र था। और वह कदम्ब वृक्ष के नीचे उत्पन्न हुआ था। और जंगलों को कटवा करके भूमि को साफ कराया गया। और मयूर के पंखों का एक राजमुकुट उसे प्रदान किया गया। मयूर पंखों से निर्मित राजमुकुट को धारण करने के बाद क्या हुआ, वह मयूर वर्मन कहलाया। कौन, महेंद्र वर्मन कहलाया। तो मयूर वर्मन जो था वो जैन तीर्थंकर आनंद जिन वितीन्द्र की कौन थी भाई, बहन का पुत्र था। किसकी बहन का, तो जैन तीर्थंकर थे कौन, आनंद जिन वितीन्द्र, उनकी बहन का पुत्र कौन था, मयूर वर्मन था, मयूर वर्मन। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। और उसी से उत्पत्ति मानी जाती है मयूर वर्मन से, ये बात आप ध्यान रखेंगे। मयूर वर्मन जो था, या मयूर शर्मन कहीं कहीं बार लिखा मिलता है, लेकिन मयूर वर्मन ज़्यादा क्लियर है। तो मयूर वर्मन की बात की जाए तो मयूर वर्मन जो है वो कदम्ब राजवंश का संस्थापक था एवं प्रथम ऐतिहासिक शासक जो था वही यही था। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। और इसका जन्म कहाँ पर हुआ था, तो कर्नाटक के जो है शिमोगा जिले में तालकुंड नामक स्थान पर मयूर वर्मन का जन्म हुआ था। ठीक है, ये इतनी बात क्लियर हुई। और बात की जाए इसकी तो तालकुंड प्रशस्ति के अनुसार अगर बात की जाए तो मयूर वर्मन जो था वो एक श्रेष्ठ ब्राह्मण था, मतलब कि द्विजों में उत्तम था, श्रेष्ठ ब्राह्मण था। और ब्राह्मणोचित कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक पालन भी करता था। समस्त वेदों का अध्ययन करने के लिए वह अपने गुरु वीर शर्मन के साथ पल्लवों की राजधानी कांची गया और वहाँ एक घटिका माने होता है वैदिक विद्यालय, ठीक, तो उस वैदिक विद्यालय में प्रवेश लिया जिसको घटिका कहा जाता था। और वह समस्त पृथ्वी पर विजय प्राप्त करने का उत्सुक था। उसने क्या किया, पल्लवों से संधि करी और उसने 18 अश्वमेध यज्ञ भी किए। किसने, मयूर शर्मन ने। मयूर शर्मन या मयूर वर्मन दोनों नाम इसके मिलते हैं अलग अलग बुक में, तो आप देखिएगा। तो मयूर शर्मन के बारे में पता चल गया। मयूर वर्मन कौन था भाई, इसने 18 अश्वमेध यज्ञ करे थे। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। क्लियर हो गई बातें। तो कदम्बों के बारे में बातें हमने आपको बता दी। अब आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न समझते हैं।
चौथा प्रश्न क्या है, जो है रुद्रांबा कौन थी। रुद्रांबा की बात की तो कौन थी ये, रुद्रांबा जो थी वो गणपति की पुत्री थी। कौन, रुद्रांबा। और गणपति कौन थे तो 1199 ईस्वी की बात है। गणपति काकतीय जो एक प्रकार से वंश था उस राज सिंहासन में बैठे। और इसके राज्यकाल की बात की जाए गणपति के तो जर्जरित एवं पतनोन्मुख चोल साम्राज्य के विभिन्न प्रदेशों को अधिकृत करने के लिए काकतीयों और होयसल और पांड्यों में दीर्घकाल तक संघर्ष चलता रहा। तीनों वंश है, काकतीय, होयसल और पांड्य वंश। ओके, तो इनमें संघर्ष चलता रहा। गणपति ने प्रारंभ में चोड़ द्वितीय तथा बेलांटी के राजा पृथ्वीश्वर को पराजित करके मार भी डाला था और आंध्र राज्य में अपना प्रभुत्व भी स्थापित कर लिया गणपति ने। और उसके बाद में क्या हुआ, कलिंग के गंग राज्य में अपना प्रभुत्व भी स्थापित किया और इसका पांड्यों से भी संघर्ष रहा। इस प्रकार गणपति अपने दीर्घकालीन समय में मतलब शासन में संघर्षरत रहा और अनेक युद्धों में सफलता इसने प्राप्त करी। और इसी गणपति की पुत्री थी कौन, इसी गणपति की पुत्री थी कौन भाई, इसकी पुत्री कौन थी, रुद्रांबा देवी थी। तो गणपति की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद में रुद्रांबा 1261 ईस्वी की बात है। 1261 ईस्वी में एक स्वतंत्र शासिका के रूप में ये शासन की बागडोर अपने हाथों में संभालती है कौन, रुद्रांबा। और इसके बाद में क्या होता है, इसके पूर्व में भी वह अपने पिता गणपति के साथ मतलब इससे पहले वो अपने पिता गणपति के साथ शासन कार्यों में भी जो है भाग लिया करती थी, सहयोग दिया करती थी। और आगे अगर बात की जाए तो देवगिरी के यादव रुद्रांबा के प्रमुख शत्रु रहे हैं। और इसका प्रतिद्वंदी कौन था, रुद्रांबा देवी का तो कौन था, एक यादव था महादेव यादव वंश का, उसका नाम था महादेव, वो इसका विरोधी था। रुद्रांबा ने उसके जो है निर्णायक रूप से पराजित करा था उसको, यादव को मतलब महादेव को पराजित करा। और 1263 ईस्वी की बात है। 1263 ईस्वी में उसने पांडे जटावर्मन सुंदर पांडे का पर भी विजय प्राप्त करी। चूँकि पांडे और ये सब यादव और ये सब लगातार जो है संघर्ष रहा इस लोगों में, तो इसीलिए जो है इसको लड़ना भी पड़ा। तो इन्होंने दोनों दो युद्ध मतलब एक प्रकार से खास करके मुख्य रूप से पराजित करे जो भी आए। 1263 में किसको पराजित किया, जटावर्मन को पराजित किया। सुंदर पांडे जो है था उस पर विजय प्राप्त करी। और बुद्धिमान सुयोग्य थी रुद्रांबा, न्यायप्रिय थी, शांत स्वभाव की थी। ठीक, तो कुल मिलाकर के ठीक ठाक थी, कोई दिक्कत नहीं था इसमें। और शासक चलाने के मतलब कि शासन चलाने के योग्य थी, ये बात ध्यान रखेंगे। आगे क्लियर होगी बातें इतनी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न 5वां नंबर प्रश्न है, महेंद्र वर्मन प्रथम कौन था। महेंद्र वर्मन प्रथम कौन था, महेंद्र वर्मन प्रथम कौन था भाई, इसके बारे में प्रश्न पूछा आता है। तो महेंद्र वर्मन की बात की जाए तो महेंद्र वर्मन जो था वो क्या था भाई, महेंद्र वर्मन जो है पल्लव वंश का एक शासक था। कौन था, पल्लव वंश का शासक था। पल्लव वंश की बात की जाए तो पल्लव वंश का प्रथम शासक अगर आपसे एग्जाम से प्रश्न पूछे तो कौन था, पल्लव वंश का प्रथम शासक की बात की जाए तो कौन था, शिवस्कंद वर्मन था। कौन था, शिवस्कंद वर्मन था, जिसने क्या किया था, जो है माइड बोलू एवं जो है हिर हडिगल्ली पत्रों को प्रकाशित भी करवाया था। और इस लेख में उसके पिता को क्या कहा गया, महाराज वप्य यानी स्वामी कहा गया। और वप्य शिव स्कंद वर्मन का पिता था। कौन, वप्य जो था। और इसके शासनकाल में पल्लव राज्य उत्तर में आंध्र तक तथा उत्तर पश्चिम में बेलारी तक और इसके बाद में अलग अलग स्थानों तक फैला हुआ था। इसे भारद्वाज गोत्रीय एवं अग्निष्ठोम वाजपेयी एवं अश्वमेध यज्ञों का संपादन करता भी कहा गया। किसको, जो है शिवस्कंद वर्मन को। और उसी जो है वंश का रहा कौन, महादेव मतलब कि महेंद्र वर्मन प्रथम। महेंद्र वर्मन प्रथम के बारे में अगर आपसे प्रश्न पूछा गया तो क्या लिखेंगे आप लिखेंगे कि महेंद्र वर्मन जो है प्रथम का शासनकाल 600 ईस्वी की बात है। 600 ईस्वी से लेकर के 630 ईस्वी तक रहा है और विद्वानों ने इसको स्वीकार किया है। इसे महेंद्र विक्रम या फिर मत विलास, गुणभर, शत्रुमल, ललितांकुर और जो है अवनिभाजन तथा विचित्र चित्त जैसी उपाधियों से भी लोगों ने नवाजा। तो अलग अलग इसके नाम थे। कौन कौन से नाम थे महेंद्र वर्मन के कई नाम, जैसे कि कौन कौन से फिर सुनिएगा, महेंद्र विक्रम कहा जाता था इसको, मत विलास भी इसी को कहा जाता था। और इसके साथ ही साथ क्या, गुणभरी इसी को कहा जाता था, शत्रुमल, ललितांकुर भी इसी को कहा जाता था। तो अलग अलग जो है विद्वानों ने अलग अलग तरीके से इसको जो है डिफाइन करा है। ओके, ये बात क्लियर हो गई आपकी। जो है अनिभाजन भी इसे कहा जाता है। तो अलग अलग उपाधियों से विभाजित किया गया इसको। और महेंद्र वर्मन के प्रथम के शासनकाल में ही पल्लव चालुक्य संघर्ष भी प्रारंभ हो गया था। पल्लव वंश और चालुक्य वंश में संघर्ष भी इसी के शासनकाल में ही प्रारंभ हुआ। और इसका प्रतिद्वंदी की बात की जाए तो इसका प्रतिद्वंदी जो था वो पुलकेशिन द्वितीय था। कौन था,
पुलकेशियन द्वितीय इसका कौन था भाई, इसका जो है कौन था, प्रतिद्वंदी था, अर्थात जो है इसका संघर्ष इसी से रहा। और इसके सम्मुख महेंद्र वर्मन को क्या होना पड़ा, नतमस्तक भी होना पड़ा था। तो महेंद्र वर्मन को पराजित किसने किया था, पुलकेशियन द्वितीय ने पराजित किया था। ये बात आप ध्यान रखेंगे। ओके, आगे बढ़ा जाए और ये मुद्दों को हम समझने का प्रयास करते हैं बड़े ही आसानी से। अब बात की जाए महेंद्र वर्मन के बारे में हमने बता दिया। और महेंद्र वर्मन का पुत्र कौन था, महेंद्र वर्मन का पुत्र था नरसिंह वर्मन प्रथम। और ये उत्तराधिकार होता है और अपने पिता से भी योग्य और पराक्रमी शासक था ये नरसिंह वर्मन। ठीक, ये बात ध्यान रखेंगे। उसने न केवल पैतृक साम्राज्य की सुरक्षा की, उसके अलावा उसने परंपरागत शत्रुओं को पराजित किया और पल्लवों को दक्षिण भारत की सर्वोच्च शक्ति के रूप में परिवर्तित करने का जो श्रेय है वो नरसिंह वर्मन को ही जाता है। और इसीलिए नरसिंह वर्मन को एक उपाधि से संबोधित किया जाता है, उसका नाम है महामल्ल। महामल्ल किसे कहा जाता है, तो महामल्ल की उपाधि से विभूषित किया जाता है किसको भाई, इसको कहा जाता है नरसिंह वर्मन को। जबकि शत्रुमल किसे कहा जाता है, तो महेंद्र वर्मन प्रथम को कहा जाता है। और नरसिंह प्रथम को क्या कहा जाता है, नरसिंह वर्मन प्रथम को जो है महामल्ल की उपाधि से संबोधित किया गया। और बात की जाए, इसने विभिन्न युद्ध लड़ा और अपने रण कौशल और शौर्य का परिचय देकर के हर युद्ध को सार्थक बनाया। ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो क्लियर हो गई बातें। नरसिंह जो है एक नंदीवर्धन था, नंदीवर्मन द्वितीय, ये भी एक प्रकार से इम्पोर्टेंट है। हालांकि अब इतना ज़्यादा देखेंगे, इतना अगर पढ़ लेंगे तो इतना ही हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न आपके समक्ष, छठवां नंबर प्रश्न क्या है, छठवां नंबर प्रश्न आपके समक्ष है कि रामचंद्र के शासनकाल में, रामचंद्र के शासनकाल में हुए तुर्क आक्रमण का उल्लेख कीजिए। रामचंद्र कौन है भाई, रामचंद्र वो रामचंद्र नहीं, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की बात नहीं करना हूँ यहाँ पर। ये दूसरे रामचंद्र हैं और रामचंद्र यादव वंश के हैं ये। ठीक है, रामचंद्र ये जो है यादव वंश के हैं और इनके समय में तुर्क आक्रमण जो हुए हैं उनके उल्लेख के लिए पूछा जा रहा है। तो इनके समय में आप देखेंगे 1294 ईस्वी की बात है, उसमें अलाउद्दीन खिलजी, आपका नाम आपने नाम सुना होगा। तो अलाउद्दीन खिलजी ने यादव रामचंद्र जो था उस पर आक्रमण किया था। और रामचंद्र के लिए यह आक्रमण जो है आकस्मिक था, अचानक में अलाउद्दीन खिलजी ने इस पर आक्रमण किया था। और इसका सामना करने के लिए जो रामचंद्र था वो तैयार भी नहीं था। उसने केवल 4000 सैनिकों की पैदल सेना लेकर के आक्रमणकारी का सामना करा और पराजित भी हुआ, क्योंकि इसके पास तैयार नहीं था। और जो है अचानक में युद्ध जो है छेड़ दिया, किसने आक्रमण कर दिया अचानक में, किसने, रामचंद्र ने। तो ये कई चीज़ें थी जो कि रामचंद्र के पराजित होने के कारण बन सकती हैं। तो पराजित हुआ, अलाउद्दीन के घेरे के समक्ष वह टिक नहीं सका और संधि करने को के लेकर के बाध्य हो जाता है। और अलाउद्दीन ने रामचंद्र की एक पुत्री थी और उसी पुत्री के साथ जो है अलाउद्दीन जो था उसने विवाह भी कर लिया था। आपने देखा होगा मूवी में, आपने देखा होगा खास करके जो है जो मूवी जो है दिखाई गई है जो है पद्मावती मूवी शायद है, उसमें थोड़ा सा आप हो सकता है देख सकते हैं, उसके बारे में थोड़ा बहुत बताया गया है। तो लेकिन अब उतना ज़्यादा दिखाया नहीं गया, गौड़ पात्र के रूप में आप देख सकते हैं। ठीक, ये बात क्लियर हो गई। आगे समझते हैं अगला प्रश्न। और यादव वंश में जो रामचंद्र था वो बड़ा ही एक प्रकार से बात की जाए ठीक ठाक था शासक में। रामचंद्र ने अपने 40 वर्षीय शासनकाल में, तो बात की जाए, अपनी शक्ति का परिचय दिया और किंतु मुस्लिम शक्ति के समक्ष आत्मसमर्पण कर अपनी राजनीतिक जो है आदूरदर्शिता का परिचय भी दे दिया इसने। और दक्षिण के अन्य राज्यों के विरुद्ध जो है सुल्तान की सहायता किया और उसने उत्तर भारत के जयचंद का कार्य किया। अभी सोचिए, जिस प्रकार से उत्तर भारत में जयचंद मशहूर है, कहते हैं कि जयचंद हो गए तुम, मतलब कि घर के भेदी लंका ढाल विभीषण, मतलब कि एक प्रकार से अपने शत्रुओं से मिलकर के उसके साथ युद्ध कर लिया जाए, उसी को जयचंद की उपाधि आजकल भी दी जाती है कि भैया जयचंद हो गयो तू। जयचंद कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि मतलब कि वो अपने ही जो राजघराने हैं या अपने जो पड़ोसी राज्य हैं वो विदेशियों से मिल करके अपने ही पड़ोसी राज्यों पर आक्रमण करवा करके उसके साथ लड़ता था। तो चूंकि ये संधि कर चुका भाई किसने, रामचंद्र, तो एक प्रकार से रामचंद्र को दक्षिण का क्या कहा जाता है, जयचंद कहा जाता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। दक्षिण का जयचंद किसे कहा जाता है, रामचंद्र यादव जो था उसी को कहा जाता है, यादव वंश का था ये बात ध्यान रखेंगे। तो जिस प्रकार से जयचंद ने उत्तर में कार्य किया था उसी प्रकार से दक्षिण भारत में जयचंद का कार्य किसने करा, रामचंद्र ने करा। ओके, और यदि दक्षिण के समकालीन 4 राज्यों ने समवेत रूप से अलाउद्दीन खिलजी का विरोध किया होता तो संभवतः मुस्लिम सत्ता की स्थापना ही ना होती, अलाउद्दीन खिलजी को यहाँ से लोग खदेड़ सकते थे।
तो ये था एक प्रकार से, चूँकि एक राज्य पर अगर उसने आक्रमण किया तो पड़ोसी वाले नहीं जाते थे जो है सहायता करने, अगर चले गए होते तो आज ये इतना ज़्यादा जो है दुर्दिन न देखने को पड़ता। और ये तमाम सारी चीज़ें जो आज भारतीय इतिहास में रही हैं वो शायद इतिहास के पन्नों में कुछ दूसरी बातें अंकित होती। ठीक, क्लियर होगी बातें। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न आपके समक्ष है कि पांड्य कौन थे। पांड्य कौन थे भैया। पांड्य की बात की जाए तो पांड्यों की उत्पत्ति के संबंध में अनेक भ्रांतियां हैं, अलग अलग विद्वान अलग अलग तरीके से बताते हैं। कुछ विद्वान तो पांड्यों को महाभारत के पांडवों के बारे में बताते हैं, तो कुछ जो है मदुरा को मथुरा से समीकृत करने का प्रयास करते हैं। ये मात्र कल्पनाजन्य बात है। बात की जाए पाणिनि की जो अष्टाध्यायी है और जो रामायण है उनमें पांड्यों का उल्लेख मिलता है। महावंश में पांड्यों के सिंघल के साथ अनेक राजनीतिक संबंधों का विवरण भी दिया गया है। पुरातत्व की दृष्टि से देखा जाए तो अशोक के लेख तथा खारबेल का जो हाथी गुम्बा जो अभिलेख है वो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, इनके संबंध में पांड्यों के बारे में बताता है। किंतु उसमें से कोई भी साक्ष्य उनके राजनीतिक इतिहास पर प्रकाश नहीं डालता पांड्यों के। ओके, तो ये बात क्लियर हो गई आपकी, ये बात क्लियर हो गई। क्लियर हो गई। इसमें दंती बर्मन वगैरह आते हैं। ठीक, अब एक नंदी बर्मन था, नंदी बर्मन द्वितीय, उसके पश्चात राष्ट्रकूट राजकुमारी शंखा से जो है उत्पन्न एक उसका पुत्र था, उसका नाम था दंती बर्मन। 795 से लेकर के 96 ईस्वी तक शासन में बैठा, गद्दी पर बैठा। और उसके शासनकाल में राष्ट्रकूटों, चोलों तथा पांड्यों की शक्ति में काफ़ी वृद्धि हुई थी और पल्लवों का पतन भी प्रारंभ हो गया था। और शासनकाल के 21वें तथा 49वें वर्ष के मध्य का कोई अभिलेख प्रकाश में नहीं आया है। और इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि पल्लव राज्य पर किसी बाहरी शासक का प्रभुत्व रहा होगा। ऐसा आपसे अगर एग्जाम से पूछे कि दंती बर्मन के विषय में क्या जानते हैं तो आप ऐसे बता सकते हैं उनके बारे में। ओके, हालांकि हम आगे बढ़ते हैं और भी मुद्दों को हम समझने का प्रयास करते हैं। अगला प्रश्न है, अब इन सभी के बारे में विस्तार से हम चर्चा कर लेंगे। अगला प्रश्न है, परांतक प्रथम कौन था। परांतक प्रथम कौन था भाई। तो परांतक की बात की जाए तो परांतक 907 ईस्वी के आसपास है। 907 ईस्वी में चोल जो राजवंश था उसकी राज सिंहासन पर आरूढ़ हुआ। बात की जाए चोलों की तो चोलों की उत्पत्ति के बारे में आप पूछा जाए कि चोल कौन थे तो आप लिखेंगे कि कात्यायन ने 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व के लगभग में चोलों का समय निर्धारित किया है। और अशोक के द्वितीय शिलालेख में भी चोलों के स्वतंत्र राज्य का उल्लेख भी मिलता है। तमिल साहित्य रोमन लेखकों और प्लिनी और जो पेरिप्लस हैं उनके अज्ञात लेखकों ने भी चोलों का वर्णन किया है। और संगम साहित्य में कुछ चोल शासकों का वर्णन भी मिलता है। डॉक्टर राजबली पांडे की बात की जाए तो डॉक्टर राजबली पांडे ने चूल शब्द से इसका संबंध जोड़ा है जिसका अर्थ शिरोमणि होता है। ओके, अब चोलों की बात की जाए तो परांतक जो प्रथम था इसी चोल राजवंश मतलब कि राज सिंहासन पर जो है आरूढ़ हुआ था। और बात की जाए परांतक प्रथम की तो एक महत्वाकांक्षी शासक था, आप ऐसे लिखेंगे। ठीक, महत्वाकांक्षी मतलब क्या होता है कि महत्व का आकांक्षी हो। ठीक, ये बात ध्यान रखेंगे। और इसने क्या किया था, परांतक प्रथम ने पांड्यों को पराजित करके लंका पर भी आक्रमण करा था, परंतु इस आक्रमण में उसे सफलता नहीं मिली थी। और राष्ट्रकूटों से भी उसका संघर्ष लगातार चलता रहा जिसमें उसने राष्ट्रकूट नरेश एक था कृष्ण तृतीय, उस कृष्ण तृतीय को परांतक प्रथम ने पराजित भी किया था। और वीर चोल की उपाधि भी इसी समय धारण करी थी इसने, किसने, परांतक प्रथम ने। ओके, और कुछ समय के पश्चात उसने कृष्ण तृतीय जो है बात की जाए कृष्ण तृतीय की उपाधि जो था किसने धारण किया था, कृष्ण तृतीय की उपाधि परांतक प्रथम ने धारण किया था। और कुछ समय के बाद में जो है कृष्ण तृतीय ने अर्थात परांतक प्रथम ने परांतक पर जो है परांतक पर आक्रमण किया। सॉरी, कृष्ण तृतीय को जो है पराजित किया था किसने, एक मिनट रुकिएगा, हमने क्या बता दिया आपको, परांतक जो प्रथम था उसने क्या किया था, एक राष्ट्रकूट शासक था उसका नाम था नरेश तृतीय। क्या नाम था, सॉरी नरेश कृष्ण तृतीय। तो उसका जो है सॉरी राष्ट्रकूट नरेश कौन था, नरेश माने होता राजा, तो राजा कौन था राष्ट्रकूट का, एक था कृष्ण तृतीय। कृष्ण तृतीय जो राजा था ये किसका कौन सा राजा था, ये राष्ट्रकूट नरेश था।
और राष्ट्रकूट का शासक था कौन? कृष्ण तृतीय। तो उसको पराजित किया किसने? परांतक प्रथम ने। और वीर चोल की उपाधि धारण की। कौन सी उपाधि? वीर चोल की उपाधि धारण करी। और इसके कुछ समय के पश्चात क्या हुआ, जो कृष्ण तृतीय था ना, जो राष्ट्रकूट नरेश था, उसने फिर से परांतक पर आक्रमण किया और इस बार जो है उसने चोलों को जो है कांची एवं तंजौर से जो है वंचित होना पड़ा, जो जगह है इसका नाम है। और 953 ईस्वी में परांतक की मृत्यु हो जाती है। तो ऐसे आप इसके बारे में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए। ओके, आगे बढ़ा जाए। और एक प्रश्न अगर आपसे पूछा जाए कि राजा धीराज कौन था, राजा धीराज किसे कहा जाता है, तो राजेंद्र प्रथम के पश्चात एक उसका लड़का था, उसका नाम था राजेंद्र प्रथम। कौन था? राजेंद्र प्रथम 1014 ईस्वी में जो है गद्दी पर बैठा और एक वीर शासक था। उसने पश्चिमी चालुक्यों की शक्ति का दमन भी किया था, लंका पर भी आक्रमण किया, लंका के सिंहासन पर अधिकार भी कर लिया था राजेंद्र प्रथम ने। और चेरों एवं पांड्यों के राज्य पर भी उसने विजय प्राप्त करी थी और उसने अपने राज्य का एक प्रकार से अंग भी बना लिया था उसको। पूर्वी चालुक्यों की शाखा उत्तराधिकारी के प्रश्न पर उसका संघर्ष चालुक्य राजा जयसिंह से भी हुआ और इस युद्ध में राजेंद्र की विजय होती है। और किंतु इसी युद्ध में उसकी मृत्यु भी हो जाती है, ये बात ध्यान रखेंगे। और उसकी मृत्यु के बाद में राजेंद्र प्रथम के, उसकी मृत्यु के बाद में क्या होता है, एक व्यक्ति आता है राजेंद्र प्रथम का लड़का, उसका नाम है राजा धीराज प्रथम। तो राजा धीराज प्रथम जो था वो सिंहासन पर बैठता है और उसने क्या किया, उसने पांड्यों, केरल और सिंघल राजाओं की शक्तियों का विनाश किया और चालुक्यों की राजधानी कल्हाड़ी पर उसने विजय भी प्राप्त करी। और कुछ समय पश्चात चालुक्य शासक सोमेश्वर से युद्ध भी किया और उसी युद्ध करते हुए 1052 ईस्वी की बात है, 1052 ईस्वी में इसकी जो है राजा धीराज की मृत्यु भी हो जाती है। राजा धीराज कुशल सेना नायक भी था, उत्साही लड़ाकू था, स्वतंत्र शासक के रूप में उसने सफल नेतृत्व भी लगातार करता रहा और अंततः उसका जीवन वीर गति को एक प्रकार से प्राप्त हो गया और उसी में विलीन हो गया। तो ये हो गया आपके इन सभी के बारे में प्रश्न हमने और आपको बताया। अगला प्रश्न आपके समक्ष क्या है भाई, अगला प्रश्न 9वां नंबर, होयसल वंश का संस्थापक कौन था? होयसल वंश का संस्थापक कौन था? बढ़िया प्रश्न है भाई। होयसल वंश का संस्थापक कौन था? फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। होयसल वंश का संस्थापक कौन था? फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। होयसल वंश का संस्थापक कौन था? तो होयसल वंश की बात की जाए तो इसके संस्थापक या प्रथम ज्ञात शासक जो है साल था। कौन था भाई? जो है होयसल वंश का संस्थापक कौन था या प्रथम जो जानकारी के हिसाब से मिलता है उसका प्रथम शासक कौन मिलता है, उसका नाम है साल। ओके, और इसी साल का दूसरा एक नाम और भी है, उसका नाम है नृपकाम। दूसरा नाम क्या है साल का? नृपकाम। ओके, ये बात ध्यान रखें क्योंकि होयसल वंश का कौन है? संस्थापक माना जाता है। होयसल वंश का दक्षिण भारत का, ठीक। और इसने क्या किया, व्याघ्रों की हत्या करी और अपने क्षेत्र के लोगों को सुरक्षा भी प्रदान करी, जिससे प्रसन्न होकर के लोगों ने इसे अपना नेता भी स्वीकार कर लिया। और नृपकाम एक साहसी और महत्वाकांक्षी व्यक्ति था जिसने जो है राजमल जो है पेरुमान आदि की उपाधि भी धारण करी थी। किसने? तो राजमल पेरुमान आदि की उपाधि किसने धारण करी थी? होयसल वंश का जो संस्थापक था साल, अर्थात नृपकाम ने उपाधि धारण करी थी। और बात की जाए जो है उपाधि के बाद में उसके नाम का बात किए तो इसने काम होयसल से अधिक प्रचलित जो है इसकी उपाधि रही, मतलब कि इसका नाम क्या रहा भाई? इसका नाम क्या रहा? तो होयसल वंश का संस्थापक जो था उसका नाम क्या था? उसका नाम था आपका साल यानी नृपकाम। बाद में इसको किस नाम से जाना जाता है? तो इसको काम होयसल के नाम से जाना था। किसको? काम होयसल जो है नाम से प्रचलित है ये ज़्यादा। कौन? होयसल वंश का संस्थापक। ओके, क्लियर हो गई बातें। होयसल की उत्पत्ति कैसे हुई है इसके बारे में क्या जानकारी है? तो होयसलों की उत्पत्ति के संबंध में प्रामाणिक सूचना का एक प्रकार से अभाव है, अर्थात कमी है। और इनके अभिलेखों से साल अर्थात जो व्यक्ति था इसको इस वंश का संस्थापक माना जाता, आप ऐसे लिख सकते थे। और जैन धर्म का अनुयायी था साल। और इस संबंध में एक कथा है कि एक दिन वह अपनी कुल देवी वासंतिका देवी के मंदिर में पूजा करने के लिए आगडी नामक स्थान पर गया और पूजा के समय निकटवर्ती जंगल जो था उसमें एक शेर जो है निकला उस जंगल से। और उसे देख करके सुदंत ने कहा, क्या कहा कि साल इस बाघ को मारो। और जो है साल ने इस बाघ को मार दिया और साल के इस कार्य से प्रसन्न होकर के सुदंत ने यह होयसल इनको नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया? तो सुदंत ने इनको कौन सा नाम दे दिया? होयसल नाम दे दिया। और तभी से इसको काम होयसल के नाम से जो है जाना जाता है। तो ये होयसल का वंश का संस्थापक भी था। ठीक, क्लियर होगी बातें।
अगला प्रश्न 10वां नंबर प्रश्न क्या है कि यादवों की उत्पत्ति पर प्रकाश डालिए। प्रश्न क्या है, यादवों की उत्पत्ति पर प्रकाश डालिए। यादवों की उत्पत्ति पर प्रकाश डालिए। कौन है यार? प्रश्न क्या है भाई? प्रश्न है आपका कि यादवों की उत्पत्ति पर प्रकाश डालिए। तो देवगिरी के यादवों का जो उदय हुआ है वो 9वीं शताब्दी के मध्य के लगभग में माना जाता है, और महाराष्ट्र के नासिक जो है अहमदनगर के क्षेत्र में इनका उदय माना जाता है। और यादव वंश के प्रारंभिक शासक जो हुए हैं पहले कौन भाई? मान्यखेट के राष्ट्रकूटों के सामंत एवं पदाधिकारी थे। बाद में क्या हुआ, उन्होंने कल्याणी के चालुक्यों की अधीनता स्वीकार की। यादवों ने शिव तथा विष्णु से अपने को संबंधित माना, और विष्णु के जो है वाहन गरुड़ की आकृति को अपने राजकीय ध्वज तथा मुद्राओं पर अंकित भी करवाया, और इनके कुछ सिक्कों पर हनुमान जी का भी चिन्ह मिलता है। तो यादवों के बारे में बातें हैं। और यादवों का जो मूल निवास स्थान था कहाँ पर था, तो के रजवाड़े एक व्यक्ति हैं, उनके अनुसार अगर बात की जाए, यादव जो थे वो उत्तर भारत के मूल निवासी थे, और बाद में उन्होंने दक्षिणापथ के मराठों पर विजय प्राप्त करी। और एक व्यक्ति हैं आरजी भंडारकर, और एक व्यक्ति हैं सीबी वैद्य। उन लोगों ने बताया कि महाराष्ट्र के प्राचीनतम मराठा दक्षिण परिवारों में से एक माना है इनको। और उनके अनुसार कालांतर में जब यादवों ने राजसत्ता प्राप्त कर ली तो मथुरा एवं द्वारका के प्रसिद्ध यादव वंश में जो है अपना संबंध जोड़ लिया, और यादवों का मूल स्थान कुछ इस प्रकार से लोगों ने बताया। ओके, एक कथन आता है, कभी कभी एग्जाम से पूछा था कि यादव कन्नड़ देश की मूल निवासी थे, स्पष्ट कीजिए। तो एक व्यक्ति है पीबी देसाई, वो अपने तर्कों के आधार पर यादवों को कन्नड़ देश का मूल निवासी मानते हैं, और पहला ये तर्क देते हैं कि इस राजवंश में अर्थात कन्नड़ में मतलब कि यादव राजवंश के कुछ शासकों के नाम जैसे कि दंड जो है दाडिप, भिल्लम, राजुगी, वासुगी तथा जो है वाडुगी कन्नड़ उपाधि मतलब की उत्पत्ति के हैं। तो ये सब शब्द जो है लगता है कि कन्नड़ के ही शब्द हैं, तो इसीलिए उन्होंने कहा। दूसरा उन्होंने तथ्य ये रखा सामने जो है पीबी देसाई महोदय ने क्या रखा कि उसके अधिकांश अभिलेख कहाँ कन्नड़ भाषा में लिखे गए हैं। तो अधिकांश अभिलेख यादवों के किसमें हैं? कन्नड़ भाषा में लिखे गए, इसीलिए ये ज्ञात होता है कि ये कन्नड़ के थे। तीसरा बात यह है कि इस वंश के कुछ राजाओं ने कर्नाट राजवंशाभिराम का विरुद्ध धारण किया था, इसलिए जो है ये क्लियर होता है कि यादव वंश जो थे वो कहाँ थे? कन्नड़ देश के मूल निवासी थे। यादव वंश का प्रथम संस्था मतलब कि शासक यानी संस्थापक कौन था? तो जो है व्रतखंड में सुबाहु को देवगिरी के यादवों का जो है आदि पूर्वज कहा गया है, और उसने अपने राज्य को 4 पुत्रों में बांटा था, और दृढ़ प्रहार को दक्षिण का प्रदेश दिया। इसी प्रकार से जो है इस वंश का प्रथम ऐतिहासिक शासक जो था कौन था? दृढ़ प्रहार था, क्योंकि इसका एक जो है जो पिता थे इस मतलब कि ये 4 भाई था दृढ़ प्रहार, इनमें दक्षिण वाला जो है राज्य दिया गया वो किसको दिया गया था? दृढ़ प्रहार को दिया गया था। और कहा जाता है कि उसने 1 लाख युद्ध किए। किसने? 1 लाख युद्ध किए, ऐसा कहा जाता है, जो कि विश्वसनीय नहीं है, बिल्कुल भी गैर सम्मत है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। 1000 युद्ध कौन लड़ेगा भाई? और बस सैन्य ताम्रपात्र में दृढ़ प्रहार को अपने शत्रुओं के हाथियों एवं सैनिकों के सिरों का भंजन करने वाला भी कहा गया है। तो ये कई बातें हैं जो कि इसके बारे में बताई जाती हैं, तो हमने बता दिया, निश्चित तौर पर आपका क्लियर हो गया वो डाउट। अब हम बात कर लेते हैं भाई खंडवा की, और खंडवा में जो पूछे जाएंगे प्रश्न आपके वो जो है लघु उत्तरीय टाइप के प्रश्न होंगे। आइए चर्चा कर लेते हैं कि लघु उत्तरीय टाइप के प्रश्न आपके कैसे पूछे जाते हैं। तो पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न आपके समक्ष है कि पल्लव, और इसको आपको करना क्या है भाई? सभी प्रश्न इनमें से करने अनिवार्य हैं, आपको ध्यान रखेंगे। खंडवा से 200 शब्दों में इसको लिखना है, ये बात भी ध्यान रखेंगे, 200 शब्दों में आपको इस प्रश्न के उत्तर लिखना है। अब यहाँ पर मान लेते हैं ये प्रश्न दिया गया कि पल्लव कला पर संक्षेप में एक लेख लिखिए, और इसके स्थान पर और करके प्रश्न दिया गया है कि चोलों के स्थानीय प्रशासन का वर्णन कीजिए। अब आप चाहो तो ये वाला करो, चाहो तो ये वाला करो, दोनों में से केवल एक ही करना, दोनों नहीं करना, ये बात आप ध्यान रखेंगे। जब भी आपको प्रश्न में अथवा करके दिया जाए, इसका मतलब कि आपको चाहे अथवा के ऊपर वाला करना, चाहे अथवा के नीचे वाला। अथवा माने और, यानी कि OR जो लिखा रहता है इसका मतलब अथवा ही होता है, ठीक है। तो प्रश्न क्या है कि पल्लव कला पर संक्षेप में एक लेख लिखिए। पल्लव कला की बात की जाए तो प्राचीन काल में आप लिखेंगे कि प्राचीन काल में दक्षिण भारत में जिस कला शैली का विकास हुआ उसे द्रविड़ कला शैली के नाम से जाना जाता है, और इसकी स्थापना पल्लव शासकों के शासनकाल में ही हुई थी।
पल्लव कालीन वास्तुकला के उदाहरण उनकी राजधानी कांचीपुर तथा महाबिलासपुरम में भी मिलती हैं। और पल्लव वास्तुकला को 4 शैलियों में हम लोग बांट सकते हैं, जो कि पल्लव शासकों के नाम पर ही आधारित है। जैसा कि पहली शैली है महेंद्र वर्मन शैली। महेंद्र वर्मन शैली की बात की जाए तो मंदिरों को इसमें मंडप कहा जाता था, और इसमें एक स्तंभ युक्त बरामदा और भीतर की ओर खोददार निर्मित किए हुए एक या फिर 2 कमरे मिलते हैं। और दूसरी जो शैली होती है पल्लव कला की, वो कौन सी शैली है? मामल्ल शैली। मामल्ल शैली की बात की जाए तो इस शैली को महाबलीपुरम शैली भी कहा जाता है। और मामल्ल शैली का विकास पल्लव वंशी शासक नरसिंह वर्मन, और जिनको मामल्ल कहा जाता था, उपाधि भी इनकी मामल्ल की है, तो उनके काल में हुआ था। और इस शैली के अंतर्गत 2 प्रकार के मंदिर बनाए जाते थे, एक मंडप और दूसरा कौन सा? रथ आकार की। मंडप अपनी स्थापत्य कला के लिए जो है प्रसिद्ध है, और इस शैली के रथ सप्त जो है पैगोडों के नाम से भी प्रसिद्ध हैं। इन रथों का विकास बात की जाए तो बौद्ध विहार तथा चैत्यों से हुआ है। तीसरी शैली थी पल्लव कला की, कौन सी शैली थी भाई? तीसरी शैली थी राजसिंह शैली। राजसिंह शैली की बात की जाए तो इस शैली का प्रारंभ नरसिंह वर्मन द्वितीय अर्थात राजसिंह के शासनकाल में हुई थी। और इस शैली का उत्कृष्ट उदाहरण कौन सा है भाई? कांची का जो कैलाश मंदिर है वो आप देख सकते हैं। और इसका प्रमुख भाग बात की जाए तो गर्भगृह है, जिस पर पिरामिडों की आकार का शिखर है, और विमान का शिखर 60 फुट ऊंचा दिखाई पड़ता है और 4 खंडों में बटा हुआ है। और इस मंदिर का सर्वाधिक उच्च कोटि का जो अंग है वो इसका क्या है? शिखर, जो उसका जो ऊपरी भाग होता है। चौथी प्रकार की जो शैली उसको नंदी वर्मन शैली कहा था। तो पहली शैली कौन सी हो गई आपकी? पहली शैली हो गई जो है पल्लव कला की पहली शैली महेंद्र वर्मन शैली। दूसरी शैली कौन सी हो गई? मामल्ल शैली। तीसरी शैली कौन सी होगी? राजसिंह शैली। चौथी शैली कौन सी आपकी? नंदी वर्मन शैली। नंदी वर्मन शैली की बात की जाए तो इस शैली के अंतर्गत अधिकांश छोटे मंदिरों का निर्माण जो हुआ है वो नंदी वर्मन शैली के जो है द्वारा हुआ है। और इस शैली के विकसित उदाहरण की बात की है तो कांची के मुक्तेश्वर एवं मानदेगेश्वर मंदिर आप देख सकते हैं। इसके प्रवेश द्वार पर स्तंभ युक्त मंडप बने हुए हैं। तो ये आप देख सकते हैं, ये इस प्रकार से लिख सकते थे। आपका डाउट क्लियर हुआ होगा। अगला प्रश्न आपके समक्ष है कि चोलों के स्थानीय प्रशासन का वर्णन कीजिए। जो चोल थे उनके स्थानीय प्रशासन के बारे में आपसे प्रश्न पूछ रहा है। तो चोलों की बात की जाए आप लिखेंगे क्या? आप लिखेंगे कि चोल राजाओं की न्याय व्यवस्था अत्यंत महत्वपूर्ण थी। न्याय व्यवस्था मुख्य रूप से सभा तथा अन्य स्थानीय संस्थाओं द्वारा संचालित होती थी। वहीं छोटे छोटे विवादों के फैसले स्थानीय निगमों के द्वारा दिए जाते थे इसमें चोलों की न्यायिक व्यवस्था में। और साथ ही साथ जो मामले निगम या फिर अन्य स्थानीय संगठनों के अधिकार क्षेत्र के बाहर होते थे उनका फैसला ग्राम सभाएं किया करती थीं। और न्याय समितियों को जो है न्यायात्तर कहा जाता था इसमें। कई चोल अभिलेखों में धर्मासन अर्थात न्याय के लिए राजा का दरबार को धर्मासन कहा जाता था। और शब्द कि धर्मासन जो है शब्द का उल्लेख किया गया जो कि न्याय के लिए राजा का दरबार इसका मतलब होता है। धर्मासन का मतलब होता है कि जहाँ पर धर्म के लोग बैठे, यानी कि राजा का दरबार। ठीक, धर्मासन के सामने आने वाले मसलों का निर्णय करते समय स्मृतियों के विद्वान जैसे कि उनको धर्मासन भट्ट की संज्ञा दी जाती थी। तो इस प्रकार से कुछ मिलाकर के बातें थी। सामान्य रूप से सभी अपराधों पर पहले गांव की पंचायत में विचार होता था। उसके बाद में जो है अधिकांश मसले उन्हीं के द्वारा, गांव के लोगों के द्वारा ही सुलझा लिए जाते थे। ग्राम पंचायत के निर्णय से असंतुष्ट अगर कोई व्यक्ति होता था तो अपने मामले को राजा के पास ले जाता था। और उसके बाद में जो है नाडु के प्रशासन के लिए नियुक्त अधिकारियों के पास भेजा जाता था राजा के द्वारा। और उनके फैसलों को अंततः राजा के यहाँ ले जाने वाले लोग अधिक नहीं होते थे, बहुत कम लोग ही जाते थे। जैसे कि आज अगर कोई मामला आपका नहीं सुलझा जिला न्यायालय में तो आप उच्च न्यायालय में जाते थे, और उसके बाद में जो है सुप्रीम कोर्ट में आते तो बहुत कम केसेस ऐसे होते हैं जिसमें ऐसा होता है। बाकी बहुत सारे केस ऐसे होते हैं जिनमें निपटारा पहले से ही हो जाता है। तो ये चीज़ें हुई। चोलों की दंड व्यवस्था काफ़ी नरम थी और उदार थी। अधिकांश अपराधों के लिए प्रायः केवल जुर्माने की सज़ा दी जाती थी इसमें। और मनुष्य की हत्या जैसे जघन्य अपराधों में भी अभियुक्तों को सामान्यतः या तो अर्थदंड दिया जाता था कि पैसे रुपए दे दो, अथवा मंदिर आदि में निरंतर दीपक जलाने की व्यवस्था करने का आदेश दिया जाता था। जो व्यक्ति अगर किसी की हत्या कर दे तो वो मंदिर में दीपक जलाए या फिर कोई कुछ रुपया दे दे तो उसको उसको दंड मिलेगा समझो। और किसी भी अपराध के लिए मृत्यु दंड जो है नहीं दिया जाता था चोलों की न्यायिक व्यवस्था में। तो ये बात ध्यान रखेंगे। तमाम सारी चीज़ें थी जो कि हमने आपको
आपको बता दी। इतना लिख देते आपका काफ़ी होता। अगला प्रश्न आपके समक्ष आएगा, कौन सा प्रश्न कि राष्ट्रकूटों की उत्पत्ति के बारे में आप क्या जानते हैं। राष्ट्रकूटों की उत्पत्ति के बारे में आप क्या जानते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आइए समझते हैं कि राष्ट्रकूटों की उत्पत्ति के बारे में हम लोग आखिरकार जानते हैं तो क्या जानते हैं। ठीक, राष्ट्रकूट कौन थे भाई, राष्ट्रकूट कौन थे, तो इसके बारे में हम चलते हैं समझते हैं। बात की जाए राष्ट्रकूटों की तो जब वातापी के चालुक्यों का पतन होता है उसके बाद में महाराष्ट्र और कर्नाटक में राष्ट्रकूट जो हैं उनका शासन आता है। और कुछ राष्ट्रकूट अभिलेखों में हमको इस राजवंश को जो है इस राजवंश के बारे में पता चलता है। उसमें लिखा रहता है रट्ट के नाम से, रट्ट आर आधा टा और टा के नाम से कहा गया है, जो है राष्ट्रकूट को रट्ट कहा गया है। और कृष्ण तृतीय के जो है करहद अभिलेख की बात की जाए तथा देवली अभिलेखों के अनुसार राष्ट्रकूटों की उत्पत्ति तुंग नामक शासक से हुई है। और राष्ट्रकूट अपने वंश के आदि पुरुष रट्ट का पुत्र था। और वर्धा ताम्रपत्र में राष्ट्रकूटों को राजकुमारी रट्टा से संबंधित किया गया है, जिसके पुत्र का नाम राष्ट्रकूट रखा गया था। तो ये चीज़ें थी कुछ इसके बारे में। आगे आप बता सकते हो कि व्यक्ति के नाम के अतिरिक्त राष्ट्रकूट या फिर राष्ट्रिक जो है प्रशासकीय पद भी था। कूट का अर्थ प्रमुख या फिर प्रधान है। और राष्ट्र शब्द का प्रयोग विभिन्न कालों में राज्य, मंडल तथा जिले के लिए जो है किया गया था। एक व्यक्ति हैं सीबी वैद्य, उन्होंने अशोक के अभिलेखों में वर्णित जो है रटिकों को समीकरण राष्ट्रकूटों से किया है और आधुनिक मराठों को राष्ट्रकूटों का वंशज माना है। डॉक्टर अल्टेकर की बात की जाए तो डॉक्टर अल्टेकर ने राष्ट्रकूटों को महाराष्ट्र के स्थान पर कन्नड़ देश का निवासी माना है। और यह क्षेत्र पहले कर्नाटक राज्य में था। कदम्बों तथा चालुक्यों की भांति राष्ट्रकूट भी कन्नड़ देश से संबंधित थे, क्योंकि उनको कर्नाटक की सांस्कृतिक परंपराओं का अनुसरण किया उन्होंने और कन्नड़ भाषा को संरक्षण भी प्रदान किया जो है राष्ट्रकूटों ने। तो इस प्रकार से इसके बारे में हमको पता चलता है कि ये सब कहाँ के थे, कर्नाटक के निवासी थे। ठीक है, तो इतनी बात आपकी क्लियर हुई होगी। तो राष्ट्रकूटों की उत्पत्ति के बारे में हमने आपको बातें बता दी। अगला प्रश्न पूछा गया था करके यादव शासक भिल्लम पंचम के विषय में आप क्या जानते हैं। यादव शासक भिल्लम पंचम के विषय में आप क्या जानते हैं। बढ़िया प्रश्न है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आइए समझते हैं भाई ये प्रश्न क्या है। भिल्लम पंचम कौन था। यादव शासक भिल्लम पंचम के विषय में आप क्या जानते हैं। तो बात की जाए भिल्लम पंचम की तो भिल्लम पंचम यादव वंश का प्रथम महान शासक कहा जाता है। और शासन सत्ता की बागडोर संभालने के 10 साल के पहले से ही युवराज घोषित कर दिया गया था। और इस अवधि में प्रशासन एवं सैन्य संचालन के कार्यों में संलग्न हो गया था। और अपने राज्यरोहण के समय भिल्लम ने एक संवत का प्रवर्तन भी किया। और इस समय कल्याणी के चालुक्य पतनावस्था में थे जब इसने जो है राजा अभिषेक अपना करवाया। और कलचुरियों को की शक्ति भी जर्जरित हो रही थी, मतलब कि जर्जरित माने पुरानी हो रही थी। अतः भिल्लम को अपनी महत्वाकांक्षी साम्राज्यवादी नीति को विस्तारित करने का इसमें अवसर मिल जाता है। और कहा जाता है कि भिल्लम मालवों के सिरदर्द मतलब कि वरालों के लिए वज्र और कलिंगों के लिए सिंह और गुर्जरों, चोलों और गौंडों एवं पंचालों के हंसी रूपी शासकों के लिए मेघ गर्जन तथा अंग बंग और नेपाल के राजाओं के लिए काल था। क्या, एक बार फिर से सुनिए। इसके बारे में कहा गया जाता है यादव शासक भिल्लम पंचम के बारे में ये कहा जाता है, इतिहासकार लोग कहते हैं कि भिल्लम जो था वो जो मालवा के लोग थे उनके लिए क्या था, सिरदर्द था। मालवा के शासकों के लिए, वरालों के शासकों के लिए क्या था, ये वज्र का कार्य करता था। कलिंगों के लिए सिंह का कार्य करता था। गुर्जरों के लिए, चोलों के लिए और गौंडों के लिए और पंचालों के लिए हंसी रूपी शासकों के लिए था। और मेघ गर्जन तथा तो ये क्या था भाई, तो इनके सभी के लिए, गुर्जरों के लिए जो है और चोलों के लिए जो है, गौंडों के लिए, पंचालों के लिए क्या था, हंसी रूपी शासकों के लिए मेघ गर्जन तथा अंग बंग और नेपाल के शासकों के लिए बात की जाए तो ये क्या था, काल था। तो इस प्रकार से अलग अलग शासकों के लिए अलग अलग तरीके से इसके बारे में बताया जाता है भिल्लम पंचम के बारे में। भिल्लम ने मालवा के परमार शासक जो विंध्य बर्मन थे और जो गुजरात के शासक थे भीम द्वितीय, उन पर भी आक्रमण करके उनको पराजित भी किया था। किसने, भिल्लम पंचम ने। बात की है भिल्लम की तो भिल्लम की सबसे महान सामरिक उपलब्धि थी कौन, कल्याणी के चालुक्य सोमेश्वर चतुर्थ पर विजय। जब इसने कल्याणी के
चालुक्य सोमेश्वर प्रथम पर विजय प्राप्त की, तो ये इसकी सबसे महान उपलब्धि थी। और उसकी राजधानी कल्याण पर अधिकार भी कर लिया था। भिल्लम पंचम के शासन के अंतिम वर्षों में यादवों के होयसलों से भयंकर युद्ध करने पड़े थे और यादव राज्य पर आक्रमण कर जो है बल्लाल द्वितीय यानी होयसल जो था हंगल गुप्ती रट्टपल और जो है एरम वर्ग के दुर्ग को जीतता हुआ कृष्णा नदी तक पहुंच गया था। भिल्लम की सेना को तहस नहस कर दिया था इसने, और भिल्लम ने ही देवगिरी नगर की स्थापना करी थी और उसने अनेक उपाधियां भी धारण करी भिल्लम ने, मतलब भिल्लम ने। और यादव राज्य का वास्तविक निर्माता अगर कहा जाता है तो किसको कहा जाता है? भिल्लम पंचम को ही कहा जाता है। ठीक, ये बात ध्यान रखेंगे। तो इतनी बातें इनके बारे में थी जो हमने आपको बता दी। आगे और हम देख लेते हैं भाई। आगे समझते हैं अगला प्रश्न। चौथा नंबर प्रश्न क्या है? हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय के मध्य हुए युद्ध का वर्णन कीजिए। हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय बड़ा ही फेमस युद्ध है ये, और इन दोनों के मध्य में जो युद्ध हुआ था इसके बारे में आपसे एग्जाम से प्रश्न लगातार पूछा आता रहा है। तो आइए चर्चा करते हैं कि आखिरकार इस युद्ध के बारे में अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए तो आप क्या लिख सकते हो। आइए चर्चा करते हैं। तो प्रश्न का उत्तर आप कैसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे उत्तर में कि जिस समय पुलकेशिन द्वितीय दक्षिण भारत में सर्वाधिक शक्तिशाली सिद्ध हो गया था, उसी समय की बात है उत्तर भारत में जो हर्षवर्धन था वो सार्वभौम सम्राट बनने के लिए प्रयत्नशील था, लगातार प्रयास कर रहा था। और इन महत्वाकांक्षी सम्राटों की साम्राज्यवादी नीति के परिणाम स्वरूप अंत में दोनों के बीच में क्या होता है? युद्ध होता है, और इस युद्ध को चालुक्य अभिलेखों में महत्व दिया गया है। और पुलकेशिन द्वितीय की महानतम सामरिक उपलब्धि थी जो कि उन्होंने हर्षवर्धन को पराजित भी किया था। और ऐहोल प्रशस्ति में कहा गया है कि इस संघर्ष में हर्ष की सेना के बहुत से हाथी भी मारे गए थे, और इस विभत्स दृश्य से भयभीत होने के कारण से हर्ष यानी कि प्रसन्नता जो थी वो विगलित हो गई थी। हर्ष ज़्यादा इसमें क्या हो गए थे, थोड़ा सा उनका जो प्रेशर था वो ज़्यादा बढ़ गया था, और तमाम सारी चीज़ें थी इसमें। एक जो है संस्कृत में बताया जाता है, कहा जाता है कि युधि पातेत गजेन्द्रानीक बीभत्स भूतो भया विगलिता हर्षो येन चकारी हर्षः। क्या कहा गया? युद्ध पातेत गजेन्द्रानीक बीभत्स क्या बीभत्स भूतो भया विगलित हर्षो येन चकारी हर्षः। कहने का मतलब ये है, क्या कहता है कि वातापी के अन्य चालुक्य अभिलेखों में बतलाया गया है कि संपूर्ण उत्तरापथ के स्वामी जो अधिपति थे हर्षवर्धन को पराजित कर दिया किसने? पुलकेशिन द्वितीय ने। और अपना नाम क्या रख लिया? अपना नाम परमेश्वर रखा इसने। किसने? जो पुलकेशिन द्वितीय था उसने जब इस पर हर्षवर्धन पर स्थापित कर लिया, मतलब कि विजय जो है कर ली, उसके बाद में अपने को परमेश्वर की उपाधि से धारण किया। ये बात ध्यान रखेंगे। ओके। और हर्ष की बात की है तो ये पुलकेशिन के जो है पुलकेशिन ने हर्ष को विगलित कर दिया, और इसी बात को लेकर के ये जो है जो संस्कृत हमने पढ़ी है इसका अर्थ यही होता है। ठीक, ये बात ध्यान रखेंगे। आगे भी इसके बारे में जो है अपना दूसरा नाम परमेश्वर रखा, और इसको लेकर के एक जो है उक्ति है संस्कृत की, कौन सी है कि सकलोत्तर पथ पर जो है पथेश्वरा, क्या सकलोत्तर पथेश्वरः श्री हर्षवर्धन पराजयोपलब्धा परमेश्वरा परम नाम ध्येयः। मतलब कि जब इसने उत्तर के जो महाराज थे श्री हर्षवर्धन, जब उनको पराजित करा तो उसी उपलक्ष्य में, उस उपलब्धि के तदुपरांत इसने क्या करा? परमेश्वर की उपाधि धारण की। तो ये चीज़ें क्लियर हो गई। और यह युद्ध बात की है तो 634 से 635 में हुआ था, ये बात ध्यान रखेंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न अगर आपसे पूछा जाए, अगला प्रश्न क्या है कि इतिहास के स्रोत के रूप में अभिलेख जो है अत्यंत महत्वपूर्ण सामग्री है, स्पष्ट कीजिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है भाई। इतिहास के स्रोत जानना है अगर आपको किसी को जानना है, सबसे पहले हम जो है कुछ जो अभिलेख लिखे गए हैं उनसे हम ज़रूर पता कर लेते हैं कि हाँ भाई इस समय कैसा, कौन से राजा थे और किस तरीके का शासन था, क्या क्या हुआ था, ये अभिलेखों से हमको पता चलता है। तो वही प्रश्न आपसे पूछ लिया गया, कथन दिया गया कि इतिहास के स्रोत के रूप में अभिलेख अत्यंत महत्वपूर्ण सामग्री है, ये कथन स्पष्ट कीजिए। तो आप कैसे लिखेंगे? आगे क्या लिखेंगे कि दक्षिण भारत के इतिहास के स्रोत, चूँकि आप दक्षिण भारत का इतिहास पढ़ रहे हो
इसीलिए दक्षिण भारत के इतिहास के बारे में भी प्रश्न ऐसे पूछा जाएगा। तो आप लिखेंगे कि दक्षिण भारत के इतिहास के स्रोत के रूप में अभिलेख अत्यंत जो है या फिर अत्यधिक उपयोगी हैं, और इनके प्राप्ति स्थान की बात की जाए तथा दान परक अभिलेखों में बात की जाए तो उसमें वर्णित दान में भी प्राप्त भूमि अथवा ग्राम आदि की भौगोलिक स्थिति, शासकों के राज्यों का विस्तार और सीमाओं पर प्रकाश जो है अभिलेखों के माध्यम से पड़ता है। और अभिलेखों में राजाओं के वंशानुक्रम, उनकी उपलब्धि और उनकी उपाधियां, इन सभी के बारे में भी हमको जानकारी मिलती है। ठीक। और दक्षिण भारत के राजवंशों में सर्वप्रथम सातवाहन शासकों के अभिलेख विभिन्न स्थानों पर प्राप्त हुए हैं। इनमें गौतमी वल्लभी की नासिक प्रशस्ति सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। वहीं बात की है कलिंग की, तो कलिंग नरेश खारवेल जो था उसका हाथी गुम्फा अभिलेख फेमस है। पल्लवों और इक्ष्वाकुओं जो है सालंकयनों, विष्णु कुंडिन राजाओं के अभिलेख भी उल्लेखनीय आते हैं। और पूर्वी चालुक्यों के अभिलेख अत्यधिक महत्वपूर्ण है दक्षिण भारत के इतिहास को जानने के लिए। इसी प्रकार से पुलकेशिन द्वितीय का ऐहोल प्रशस्ति, राष्ट्रकूटों का संजन प्रशस्ति, और बात की जाए वग्रुमा अभिलेख, चालुक्यों का जो है होट्टूर अभिलेख, मिराज अभिलेख और कोथेम अभिलेख, ये सब जो है दक्षिण भारतीय इतिहास की जानकारी के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। तो आप लिख सकते हैं कि अतः इतिहास के स्रोत के रूप में अभिलेख अत्यंत महत्वपूर्ण सामग्री उपलब्ध करवाते हैं। ठीक, बिल्कुल। आगे देखते हैं अगला प्रश्न आपके समक्ष क्या भाई। अगला प्रश्न 5वां नंबर प्रश्न देखेंगे आप सभी लोग। 5वां नंबर प्रश्न क्या है आपके समक्ष कि साम्राज्यवादी गंग शासकों पर एक साम्राज्यवादी गंग शासकों पर एक टिप्पणी लिखिए। साम्राज्यवादी थे कौन? गंग। तो उन पर पूछ रहा कि जो साम्राज्यवादी नीति अपनाते थे कौन? गंग। उनके शासकों पर जो है टिप्पणी लिखिए। तो आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि गुण महार्णव का पुत्र था। गुण महार्णव का पुत्र था कौन? ब्रजहस्त। और ब्रजहस्त साम्राज्यवादी गंगों में पहला महत्वपूर्ण शासक जो है माना जाता है। कौन? उसका नाम क्या था? ब्रजहस्त। ब्रजहस्त साम्राज्यवादी गंग में, मतलब गंगो जो शासक हैं, मतलब कि साम्राज्यवादी जो गंग एक प्रकार से ये क्या है, ये एक प्रकार से बात की जाए तो जैसे वंश होता है ना, उसी वंश का नाम ही है क्या? साम्राज्यवादी गंग। उनमें नाम पहला किसका आता है? ब्रजहस्त का आता है, जो कि किसका पुत्र है? तो गुण जो है महार्णव का पुत्र ये है। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। और इसने क्या किया भाई? इसने जो है गंग राज्य को एकता, मतलब कि एकता के सूत्रपात में बांधा। और उस समय उत्कल के केसरी वंश के शासक दुर्बल हो गए थे, और ब्रजहस्त ने जो है कंगोद का, और उसके बाद में कंगोद तथा जो है त्रिकलिंग पर भी अधिकार अपना प्राप्त कर लिया था। ब्रजहस्त के बाद उनके 3 पुत्रों, उनमें नाम है तीनों पुत्रों का, गुंडम 3 वर्ष, और जो है कामार्णव 35 वर्ष, और विनयादित्य ये 3 वर्ष ने क्रमशः राज्य किया। तो कितने? गुंडम 3 वर्ष तक राज्य करते हैं। जो है ब्रजहस्त की बात की जाए, ब्रजहस्त तो था साम्राज्यवादी गंग शासकों में पहला। उसके पुत्र था जो है 3 पुत्र में जो पहला पुत्र था वो गुंडम 3 वर्ष तक शासन करता है। उसके बाद में कामार्णव 35 साल तक शासन करता है। उसके बाद में जो है विनयादित्य 3 वर्ष तक शासन करा। उसके बाद में जो है कामार्णव का पुत्र जो हुआ उसका नाम है ब्रजहस्त, इसका नाम क्या है? ब्रजहस्त आनियंक भीम। क्या? ब्रजहस्त आनियंक भीम। और इसने भी 35 वर्षों तक शासन किया। और उसके पुत्र 3 पुत्र हुए कामार्णव, वो 6 जो है महीने तक शासन किया। और गुंडम 3 वर्ष तक शासन करता है। और जो मधु कामार्णव था वो 19 वर्ष तक शासन किया। तो इस प्रकार से कई बातें हैं। कामार्णव की मृत्यु के पश्चात क्या हुआ? जो वैदुम्ब वंशीय रानी विनय महादेवी से उत्पन्न उसके पुत्र था, उसका नाम था ब्रजहस्त अनंत बर्मन पंचम। उसने क्या किया? 1038 ईस्वी में शासन की बागडोर संभाली। और उसने अपनी राजधानी जो है कलिंग नगर से कई अभिलेख जारी करवाए। और उसने जो है त्रिकालिंगाधिपति की उपाधि भी धारण करी थी। किसकी? त्रिलंका जो है त्रिकलिंगपति की उपाधि धारण करी थी। और हाई राजवंश की राजकुमारी के साथ अपना विवाह भी करा था। और उसी के राज्यकाल में कलचुरी शासक कर्ण ने कलिंग पर आक्रमण किया था। और इस अभियान की सफलता के उपलक्ष्य में त्रिकलिंग जो त्रिंकलादि की उपाधि है वो जो है इसने धारण करी थी। तो ये तमाम सारी बातें थी इसके बारे में, जो है गंग शासकों पर लेख आप लिख सकते थे टिप्पणी। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, पल्लवकालीन रथों के बारे में आप क्या जानते हैं? पल्लवकालीन रथों के बारे में आपसे प्रश्न पूछ रहा है कि पल्लवकालीन रथों के बारे में आप क्या जानते हैं? एग्जाम में प्रश्न बन सकता है।
तो पल्लव कालीन वास्तुकला के बारे में मैंने बता ही दिया था कि महेंद्र वर्मन शैली, मामल्ल शैली, राजवंश मतलब राज सिंह शैली और अपराजित शैली, तमाम प्रकार की शैलियाँ। अब पल्लवकालीन रथों के बारे में अगर आपसे प्रश्न पूछे तो क्या लिखेंगे कि नरसिंह प्रथम के काल में क्या हुआ। नरसिंह प्रथम के काल में सबसे पहले वास्तुकला जो है भामलपुर के रथ हैं। बात की जाए मद्रास की, तो मद्रास से 32 मील जो है दक्षिण पलार नदी के समुद्र संगम पर नरसिंह वर्मा के जो है रचनाम से मामल्लपुरम यानी कि महाबलीपुरम जिसको कहा जाता है उसकी स्थापना होती है, और उसकी स्थापना करके उसे अनुपम कलाकृतियों से अलंकृत करवाया। और कला का नरसिंह प्रथम ने, और कलाकारों ने क्या किया, कलाकारों ने काष्ठ, क्वास और फूस निर्मित मंदिरों के अनुकरण पर ही एक विशिला खंड को काट करके तथा तराश करके क्या किया, लघु मंदिरों का निर्माण किया, जिन्हें जो है एकास्मक रथ भी कहा जाता है। मामल्लपुरम में ऐसे 8 रथ प्राप्त हुए हैं हम लोगों को, जिनमें से 7 विशेष रथ उल्लेखनीय हैं। जैसे 7 रथों के नाम अगर आपको बताना चाहें तो पहला था उसका नाम था धर्मराज, दूसरे रथ का नाम था अर्जुन, तीसरे रथ का नाम था भीम, चौथे का नाम था सहदेव, पांचवें का नाम था गणेश, छठवें का नाम था पिंडारी, और सातवां जो रथ था उसका नाम था बैलेकट्टे। कौन सा नाम था, बैलेकट्टे मतलब केट्टे। तो ये 7 रथ थे जो कि एक प्रकार से विशेष थे। और जो एक और था उसका नाम क्या था उसका, और एक मतलब मामल्लपुरम में एक जो है 8 रथ प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 7 के जो है नाम उल्लेखनीय हैं, और भी तमाम सारे रथ प्राप्त हुए हैं। और बात की जाए रचना की दृष्टि से इन रथों को हम 2 भागों में बांटते हैं। एक तो चैत्य गृह प्रकार के रथ थे और दूसरे विहार प्रकार के रथ थे। द्रौपदी रथ दोनों प्रकार की शैलियों से भिन्न आकार में लघुत्तम था, और भीम, सहदेव, नकुल एवं गणेश रथ चैत्य गृह योजना पर आधारित था। महाबलीपुरम के 5 रथ विहार प्रकार के रथ थे। ओके, तो ये बात ध्यान रखेंगे। और ये जो एक रथ और था जो हमने क्या बताया था, द्रौपदी रथ, ये 8 रथ थे कुल मिलाकर के। पहला कौन सा आपका, धर्मराज, अर्जुन, भीम, सहदेव, गणेश, पिंडारी, बैलकेट्टे और जो है गांधारी बोला, द्रौपदी। तो ये तमाम प्रकार के रथ थे जो कि पल्लवकालीन जो है रथों के बारे में आपकी जानकारी देते हैं। तो ये आप लिख सकते थे। आगे देखते हैं 6वां नंबर प्रश्न क्या है। 6वां नंबर प्रश्न है वीर बल्लाल द्वितीय के बारे में आप क्या जानते हैं। ये बाहुबली वाले बल्लाल देव नहीं है। ओके, आपसे प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि वीर बल्लाल देव के बारे में आप क्या जानते हैं। वीर बल्लाल द्वितीय के बारे में आप क्या जानते हैं। तो ये जो वीर बल्लाल थे नरसिंह प्रथम के पुत्र थे, और उनका नाम क्या है भाई, बल्लाल द्वितीय। 1173 ईस्वी में होयसल राजवंश में राजा होते हैं, और होयसल साम्राज्य का वास्तविक प्रणेता अगर किसी को माना जाएगा तो वीर बल्लाल द्वितीय को ही माना जाता है। और वीर बल्लाल देव की बात की जाए तो इसने कुछ समय तक अपने पिता के साथ संयुक्त रूप से शासन किया, और अपने पिता के विलासितापूर्ण कार्यों से असंतुष्ट होकर के उसने कुछ समय के बाद में राजधानी का परित्याग करके अपने पिता के विरुद्ध विद्रोह कर दिया, और पिता को सिंहासन से जो है अपदस्थ करके 1173 ईस्वी में राज सिंहासन पर खुद आरूढ़ हो जाता है, खुद बैठ जाता है। और बल्लाल द्वितीय को तुलु सेना के लिए बडबाग्नी और पांडे कुल के लिए वज्र के समान, और चोलों की शक्ति को तहस नहस करने के लिए वीर बल्लाल को क्या कहा जाता है, मतलब कि इसको तहस नहस, चोलों की शक्ति को तहस नहस करने वाला कहा जाता है। युद्ध में पांडव भीम के समान बलशाली कहा जाता है इसको, ठीक। और बल्लाल द्वितीय को नोलंबो तथा कलचुरियों से भी संघर्ष करना पड़ा, और इस युद्ध में बल्लाल द्वितीय पराजित होता है, और कलचुरियों ने से संधि करने पर बाध्य होना पड़ता है इसको। और इस पराजय से बल्लाल द्वितीय के जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ा, और इसके बाद लगभग 10 सालों तक उसकी सामरिक गतिविधियां सीमित रहीं। उसने देवगिरी के यादव शासक भिल्लम पंचम पर आक्रमण किया, जिसमें भिल्लम पंचम को इसने पराजित करा, और इसके बाद मलप्रभा नदी होयसल तथा यादव साम्राज्य की सीमा रेखा बन गई, और बल्लाल द्वितीय का साम्राज्य हिमालय से लेकर के रामेश्वर तक फैला हुआ था। उसने साहित्यिक गतिविधियों को प्रोत्साहित किया, तथा उसके शासन का अंत जो था 1220 से 23 ईस्वी के बीच में हो जाता है। तो ये बात क्लियर हो गई इतनी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके समक्ष और करके दिया कि चोलों की न्यायिक व्यवस्था पर प्रकाश डालिए। चोलों की न्यायिक व्यवस्था पर प्रकाश डालिए। अच्छा प्रश्न है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चोलों की न्यायिक व्यवस्था पूछ रहा है क्या, सॉरी, चोलों की न्यायिक व्यवस्था, ओके, ये स्थानिक व्यवस्था पूछ रहा है। चोलों की न्यायिक व्यवस्था है या स्थानिक व्यवस्था है। चोलों की न्यायिक व्यवस्था तो हमने शायद किसी को बता दी थी।
चोलों की न्यायिक व्यवस्था हमने किसकी न्यायिक व्यवस्था भी बताई थी? चोलों के स्थानीय प्रशासन के बारे में बताया था क्या? अच्छा, चोलों का स्थानीय प्रशासन में हमने चोलों की न्यायिक व्यवस्था को आपको बता दिया। हमने सोचा कि न्यायिक व्यवस्था लिखा है, यहाँ पर हमने न्यायिक व्यवस्था के बारे में बता दिया था आपको। स्थानीय प्रशासन के बारे में, चोलों का जो स्थानीय प्रशासन है इसके बारे में हमने बता दिया था आपको। पहले इस प्रश्न का उत्तर हमने नहीं बताया है, और ये प्रश्न जो है स्थानीय प्रशासन को लेकर के मैं बता रहा हूँ अब। और न्यायिक व्यवस्था जो यहाँ पर आपको दिया है, जो चोलों का न्यायिक व्यवस्था दिया है मेरे भाई, चोलों की जो न्यायिक व्यवस्था यहाँ पर दी गई, इस प्रश्न का उत्तर मैं बता चुका हूँ, आप लोग इसको देख लीजिएगा। अब चोलों की जो एक प्रकार से बात की जाए स्थानीय प्रशासन था उनका, वो कैसा था, इसको सुनिए थोड़ा सा, ठीक। तो चोलों की बात की जाए तो जो है दक्षिण भारत के अभिलेखों से चोलों के स्थानीय शासन का पता चलता है। और स्थानीय मामलों में बात की जाए तो प्रशासन के लिए एक उच्च स्तर की सीमित प्रणाली अर्थात वरीयम का विकास हुआ। और परांतक प्रथम के समय 2 बार संवैधानिक प्रणाली में सुधार के लिए जो है अति मेरिट की सभा हुई, वह महत्वपूर्ण है। इसमें क्या होती थी, ग्राम सभा के कार्य में बात की जाए तो ग्राम सभा के निम्नलिखित कार्य थे। ग्राम सभा में आप देखेंगे तो ग्राम सभा स्थानीय प्रशासन में सबसे महत्वपूर्ण ग्राम सभा थी। ये सभाएं जनपद के जो है प्रबंध में प्रायः स्वतंत्र हुआ करती थीं। इन्हें व्यापक अधिकार भी प्राप्त था। सभाएं ही ग्राम की भूमि की स्वामिनी होती थीं। हर प्रकार की भूमि उनके अधीन थी। जंगल काटकर नई भूमि की तैयार करना, ये ग्राम सभाओं का कार्य हुआ करता था। और भी ग्राम सभा के कई कार्य थे, जैसे कि जंगल साफ करके कृषि के लिए भूमि भी तैयार करें, लगान एकत्र करना हुआ, धार्मिक न्यास के रूप में भूमि अथवा द्रव्य का दान स्वीकार करना हुआ, या ग्राम के सदाचार को बनाए रखना हुआ, या न्याय और दंड का पालन करना हुआ, या मठों के माध्यम से शिक्षा का प्रबंध करना हुआ, ये तमाम प्रकार के आय व्यय का हिसाब रखना हुआ, ये तमाम प्रकार के कार्य जो थे वो ग्राम सभा के थे। और उसके बाद में और भी तमाम सारे चोल साम्राज्य के सबसे अच्छे दिनों में भी गाँव को सरकारी अधिकारियों के दुर्व्यवहार का अनुभव होता था। सभा की बैठक नियमानुसार होती थी। सभा के सदस्य गांव के प्रत्येक मतलब कि गांव के प्रत्येक निवासियों द्वारा निर्वाचित होते थे। निर्वाचन और सदस्यों की योग्यता के नियम बने हुए थे। प्रत्येक सभा शासन की सुविधा के लिए समितियां मतलब कि समितियों में बटी हुई थी। प्रत्येक गांव कुटुंबों में बटा था। चोल अभिलेखों में ग्राम सभाओं के संबंध में बहुत सारी बातें हमारे सामने आती हैं। पहली बात ये कि कर जो था अर्थात साधारण प्रकार के गांव का कर जो था, उसकी सभा को वो जो है उरार कहा जाता था। दूसरी बात ये है कि सम्राट द्वारा ब्राह्मणों को दान में दिए गए गांव, जिन्हें हम क्या कहते थे, चतुर्वेदी मंगलम कहा जाता था। ओके, और इनकी संस्था सभा कहलाती थी। ठीक, ये कई प्रकार की चीज़ें हैं जो संस्थाएं होती थी, उनको हम सभा के नाम से जानते थे इसमें। तो ये थी स्थानीय शासन के बारे में, स्थानीय प्रशासन चोलों का। और चोलों की न्यायिक व्यवस्था के बारे में हमने पहले ऑलरेडी आपको बता दिया, तो उसको आप लोग सुन लीजिएगा। जो कौन से प्रश्न में हमने बताया आपको, कौन से प्रश्न में बताया हमने, चोलों का स्थानीय प्रशासन किस में बताया हमने, जो दूसरा का जो अथवा करके प्रश्न ये वाला है, उसमें हमने चोलों की न्यायिक व्यवस्था के बारे में आपको समझा दिया। तो ये बात क्लियर हो गई, इतने प्रश्न आपके क्लियर हो गए। निश्चित तौर पर आपके सारे के सारे डाउट क्लियर हुए होंगे। अब आपका जो दीर्घ टाइप का प्रश्न है, इसको देखिएगा थोड़ा सा। केवल 2 प्रश्न यहाँ से आपको करने होंगे। खंडसा की बात कर रहा हूँ, 500 शब्दों में इसके उत्तर आपको लिखना है। देखिएगा 7वां प्रश्न क्या है। अब इन सभी प्रश्नों को आप पढ़ लीजिएगा, अगर आपकी बुक में मिले तो, या फिर जो है सीरीज में मिले। क्या पढ़ेंगे कि दक्षिण भारतीय इतिहास के साहित्यिक स्रोतों का वर्णन कीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वही दूसरा प्रश्न है कि चोल प्रशासन के विशिष्ट तत्वों का विवेचन कीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न एग्जाम से में आ सकता है। वहीं अगला प्रश्न आप पढ़ लीजिएगा, 9वां नंबर प्रश्न क्या है कि राष्ट्रकूट शासक गोविंद तृतीय जो था, उसकी उपलब्धियों का मूल्यांकन कीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वहीं अगला प्रश्न आप पढ़ लीजिएगा, महेंद्र वर्मन प्रथम से नंदी वर्मन द्वितीय तक पल्लव वंश का इतिहास आप थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वहीं अगला प्रश्न है, इस प्रश्न के बारे में पढ़ लीजिएगा, यादव शासक रामचंद्र की जो उपलब्धियां थी इनके बारे में आप पढ़ लीजिएगा। तो ये आपका मोस्ट हो जाएगा, इतना बहुत ज़्यादा हो जाएगा आपका। निश्चित तौर पर आप आसानी से जो है एग्जाम में अच्छे नंबर प्राप्त करेंगे। ओके, आगे हम समझते हैं। अगला प्रश्न आपके समक्ष है भाई। अब आपको बता दूं कि एक वीडियो हमने बनाई थी जो है कॉपी लिखने के लिए, तो आपको कॉपी कैसे लिखना है
बीए में काफ़ी कैसे लिखें, इसको लेकर के ये बात जरूर ध्यान दीजिएगा। ये लगभग 12 मिनट की वीडियो है, 7-8 मिनट की वीडियो जो भी है इसको आप जरूर देख लीजिएगा। इसमें बहुत सारी बातें बताई गई हैं, तो ये आप जरूर देख लें कि बीए में काफ़ी आपको कैसे लिखनी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसमें बहुत अच्छी बातें बताई गई हैं। ओके, और जिनका पॉलिटिकल साइंस है उसका पॉलिटिकल साइंस का पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3 ऑलरेडी अपलोड है। कल हमने पेपर 3 क्लास हुई थी आपकी, ये देखा होगा आप लोगों ने। इसी प्रकार से आगे चल करके आपकी क्लास और भी होगी। इकोनॉमिक्स की क्लास, पॉलिटिकल मतलब प्राचीन इतिहास की पेपर 2 और 3 की क्लास जल्दी आपके समक्ष आएगी। ओके, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। धन्यवाद आप सभी का।